मैं सहायकाचार्य राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ से श्री राम नायक। और आज हम बात करेंगे इल्तुतमिश की, जिनका कालखंड है 1211 से 1236। सल्तनत की स्थापना में इनका क्या योगदान रहा, प्रारंभ में क्या इनका जीवन रहा और किस प्रकार से इन्होंने दिल्ली सल्तनत में अपना योगदान दिया, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इल्तुतमिश के यदि सामान्य परिचय की यदि बात करें तो आप देखेंगे कि इनके जो पिता थे आलम खां थे, और आलम खां के कई पुत्र थे, और आलम खां अपने सभी पुत्रों में सर्वाधिक जो प्यार है इल्तुतमिश से किया करते थे, क्योंकि इल्तुतमिश बेहद सुंदर और बुद्धिमान था। और इस बात ने इनके भाइयों में ईर्ष्या पैदा कर दी, और इनके भाइयों ने ईर्ष्या के कारण इन्हें घोड़ों के व्यापारियों को बेच दिया। और फिर आगे जो घोड़े के व्यापारी थे उन्होंने इन्हें प्रधान जो काजी था वहाँ का उसे बेचा, और प्रधान काजी से इसे जमालुद्दीन ने खरीद लिया। और जमालुद्दीन से होता हुआ ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा खरीद लिया जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश की योग्यता, इसकी बहादुरी, इसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर के इसको सरजनदार का पद दिया। और सरजनदार का जो पद है ये शाही अंगरक्षकों का प्रदान हुआ करता था। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपने साथ कई युद्धों में भी रखा। और इसी दौरान हम देखते हैं कि 1206 में मोहम्मद गोरी, जिसका दास कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था, और इसकी 1206 में खोखरों से लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में इल्तुतमिश अपने साथ कुतुबुद्दीन ऐबक अपने साथ इल्तुतमिश को भी लेकर जाता है। और इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी जो है इल्तुतमिश की वीरता से बेहद प्रभावित होता है। और इसकी वीरता के कारण इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि तुम इस दास के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करोगे। और इसके साथ ही इसने 1206 में ही इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दिया। अब आप देखें कितना अजीब है कि इल्तुतमिश जो है ये खुद दास है कुतुबुद्दीन ऐबक का, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक अभी तक दासता से मुक्त नहीं है। लेकिन इसकी वीरता के कारण, इसके चातुर्य के कारण मोहम्मद गोरी ने इसको 1206 में ही दासता से मुक्त कर दिया। और इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो इल्तुतमिश से कर दिया। और इल्तुतमिश से विवाह करके इल्तुतमिश को बदायूं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, वहाँ का इसको जागीरदार, वो वहाँ का इसको इक्तेदार बना दिया। फिर हम देखते हैं कि आगे चल कर के 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1210 में चौगान या पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद फिर सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बने, इस बात का संकट पैदा हो जाता है। और इसमें जो लाहौर का जो अमीर वर्ग था वो ये चाहता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो उत्तराधिकारी है वो आराम सा बने। ये जो बात है ये बात दिल्ली के अमीरों को पसंद नहीं थी। और दिल्ली के अमीर जो हैं वो ये चाहते थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद है इल्तुतमिश वो आराम शाह से ज़्यादा योग्य है और उसी को सुल्तान बनाया जाना चाहिए। तो एक प्रकार से लाहौर और दिल्ली के जो अमीर थे इनमें आपस में फूट पड़ जाती है। और दिल्ली के जो अमीर थे इनमें अमीर अली इस्माइल नाम का एक बेहद योग्य अमीर था। इसने इल्तुतमिश को बदायूं से आमंत्रित किया कि भाई आप आएँ और सल्तनत के सुल्तान बने। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं थी। और हम देखते हैं कि आराम शाह, जिसको लाहौर के अमीरों ने सुल्तान घोषित किया, और यहाँ आने के बाद जो इल्तुतमिश है उसे दिल्ली के अमीरों का सहयोग प्राप्त हुआ और दोनों के बीच में जूद की लड़ाई होती है। और जूद की ये निर्णायक लड़ाई थी। और जूद की लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि इल्तुतमिश जो है वो आराम शाह को पराजित कर देता है और दिल्ली का सुल्तान बन जाता है 1211 के अंदर।
तो इस प्रकार से आप देखें कि कैसे एक जो गुलाम है सल्तनत के सर्वोच्च पद सुल्तान तक पहुंच जाता है। अब इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन चुका है। अब इल्तुतमिश जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। और इसके अलावा इल्तुतमिश के कई उपनाम और भी थे, जैसे इसे ईश्वर के सेवकों का सहायक कहा गया है, इसे ईश्वर की भूमि का संरक्षक भी इसको कहा गया है। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश सुल्तान बनता है, सुल्तान बनना या सुल्तान का जो पद है, इसके लिए फूलों की सेज नहीं थी बल्कि कांटों का ताज था। क्यों? क्योंकि आप देखो कि 1206 से 1210 का जो टाइम था, ये टाइम सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक का था। लेकिन ऐबक इस काल में ज़्यादा कोई विजय वगैरह प्राप्त नहीं कर पाता है, सल्तनत की आर्थिक समस्याओं को हल नहीं कर पाता है, ना ही सल्तनत की जो प्रशासनिक समस्याएं हैं वो उससे हल हो पाती है। इसके कारण जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के लिए ये पद कांटों का ताज रहा। और आप देखो कि इन सारी समस्याओं को इल्तुतमिश सुलझा भी लेता है। इसी कारण जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अब यदि हम बात करें कि इल्तुतमिश की क्या समस्याएं रही है और उसका किस प्रकार से निवारण किया है, तो इल्तुतमिश के सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी तुर्क अमीरों की। क्योंकि अभी हमने बात की कि जूद की लड़ाई में एक तरफ लाहौर के अमीर हैं और दूसरी तरफ दिल्ली के अमीर हैं। तो इस प्रकार से अमीरों में एक गुटबंदी बनी हुई थी। और दूसरा, इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। इसके कारण ऐबक के जो साथी थे, ऐबक के साथी इल्तुतमिश को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करते थे। और इस समस्या के निवारण के लिए जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया और जिसमें इसने अपने वफादार जो दास थे उनको इसने शामिल किया। इसका नाम तो चालीसा है, लेकिन इसमें जो दासों की या अमीरों की जो संख्या थी वो 40 से कहीं ज़्यादा थी। और आगे चल कर के जो बलबन, जैसे बलबन जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है, बलबन भी इसी चालीसा का सदस्य हुआ करता था और जिसने आगे चल कर के इस चालीसा का दमन किया था। तो इस प्रकार से चालीसा का गठन इल्तुतमिश की एक बड़ी उपलब्धि थी कि जिसने एक सल्तनत को एक प्रशासनिक आधार दिया और ये सभी इल्तुतमिश के विश्वस्त भी हुआ करते थे। लेकिन आगे चल कर के यही चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी जो है, इल्तुतमिश के इलबारी वंश के पतन का भी कारण बनता है। क्योंकि इल्तुतमिश जब तक शासन पर है तब तक तो चालीसा के सदस्य नियंत्रित रहे, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, ये चालीसा के सदस्य निरंकुश हो जाते हैं। फिर और इनकी जो समस्या थी उस पर यदि हम बात करें तो गजनी का यल्दूज जो था वो इसके लिए एक समस्या रहा। क्योंकि आप देखो कि कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दूज और नासिरुद्दीन कुबाचा ये तीनों ही दास थे मोहम्मद गोरी के। और गजनी यल्दौज को मिला और गजनी मोहम्मद गोरी की राजधानी हुआ करती थी। इसके कारण यल्दौज स्वयं को मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी मानता था और इस नाते ये दिल्ली सल्तनत के शासकों को अपना अधीनस्थ माना करता था। और इसी बात के कारण यल्दौज ने इल्तुतमिश जब शासक बना तब इसके लिए इसने अधीनता के सूचक के रूप में वस्त्र वगैरह भेजे। लेकिन 1211 में इल्तुतमिश की जो स्थिति है वो ठीक नहीं थी। इसके कारण इसने यल्दौज के द्वारा भेजी गई भेंट को स्वीकार कर लिया और इसने ये सोचा कि भाई जब स्थितियाँ अनुकूल होगी तब यल्दौज के बारे में बात की जाएगी। तो प्रारंभ में इसने एक प्रकार से जो वस्त्र वगैरह स्वीकार करके अधीनता को इसने मान लिया। लेकिन 1211 के बाद जैसे जैसे समय बीतता है इल्तुतमिश की जो स्थिति है वो ठीक होती जाती है और 1215 के अंदर जब इल्तुतमिश की स्थिति काफ़ी ठीक हो जाती है तो 1215 के अंदर इल्तुतमिश और गजनी के यल्दौज के बीच में तराइन का
तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। पहले जो 2 युद्ध हैं हम जानते हैं, एक 1191 में लड़ा गया था और एक 1192 में लड़ा गया था, और दोनों ही जो युद्ध हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़े गए थे। और तराइन जो स्थान है वर्तमान के हरियाणा के अंदर है। अब ये जो युद्ध था, इस युद्ध में गजनी का जो यल्दौज है ये पराजित होता है। हालांकि गजनी के यल्दौज को पहले भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पराजित किया जाता है। गजनी में वो 40 दिन तक राज भी करता है, लेकिन वहाँ के स्थानीय जो उलेमा वगैरह थे वो उसका विरोध करते हैं। इसके कारण ऐबक को गजनी छोड़ना पड़ा था, तो वो एक निर्णायक लड़ाई नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार तराइन का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया, इसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को निर्णायक रूप से पराजित किया। और इस पराजय के 2 लाभ बताए जाते हैं। एक तो ये रहा कि गजनी से दिल्ली सल्तनत का सदा सदा के लिए संबंध टूट गया, और दूसरा गजनी में जो एक मजबूत प्रतिद्वंदी था उसका भी अंत हो गया। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश ने तराइन के युद्ध में विजय प्राप्त की। फिर आगे चल कर के हम देखते हैं कि मंगोल आक्रमण एक समस्या फिर बन जाता है इल्तुतमिश के लिए। हुआ क्या कि मध्य एशिया के अंदर मध्य एशिया के ख्वारिज्म में शाह का शासन था, और ये जो शाह है ये मंगोल आक्रांता, जिसको ईश्वर का अभिशाप भी कहा जाता है, चंगेज खान के हाथों ख्वारिज्म का शाह पराजित हो जाता है। और इससे पराजित होने के बाद में शाह का जो पुत्र है जलालुद्दीन भारत की तरफ आ जाता है शरण लेने के लिए। लेकिन हम देखते हैं उस समय दिल्ली में इल्तुतमिश का शासन था, और इल्तुतमिश के सामने जब जलालुद्दीन ने शरण का प्रस्ताव रखा तो इल्तुतमिश ने कहा कि शहंशाह का जलाल इतना बड़ा है कि मेरे राज्य में समाहित नहीं हो सकता है। कुछ लोग या कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने कहा कि भारत का जो जलवायु है जलाल के अनुकूल नहीं है, अतः इसे भारत में रहना नहीं चाहिए। फिर भी इसने पंजाब के आसपास खोखरों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और इल्तुतमिश के लिए उत्तर पश्चिम में एक संकट पैदा कर दिया। लेकिन चंगेज खां वापस चला गया, क्योंकि इल्तुतमिश ने इस बात का संदेश पहुंचा दिया कि भाई हम जलालुद्दीन को शरण नहीं देंगे। और आगे चल करके फिर जो जलालुद्दीन है इसके विरुद्ध भी इल्तुतमिश अभियान करता है और इसको अपने क्षेत्र से बाहर निकाल देता है। अभी हमने बात की थी मोहम्मद गोरी के 3 जो प्रमुख दास थे, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज और नासरुद्दीन कुबाचा था। और नासरुद्दीन कुबाचा के पास सिंध, मुल्तान, उच्च का जो क्षेत्र है जो वर्तमान पाकिस्तान में है, ये नासरुद्दीन कुबाचा के पास था। और नासरुद्दीन कुबाचा जो है ये ऐबक का दामाद था, ये भी। तो ये भी दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार समझता था, और इसने 1211 से ही इल्तुतमिश के सामने समस्याएं पैदा की। और जब ये 1211 में जब इसका दमन करना चाहता था, उसी समय चंगेज खां या मंगोल समस्या पैदा हो जाती है, इसके कारण इसका दमन नहीं हो पाया था। फिर 1228 में जब स्थितियां अनुकूल हो जाती है, तो उसके बाद में स्थितियां अनुकूल होने के बाद में 1228 में इल्तुतमिश नासरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध अभियान करता है, और इसमें ये पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद में अपने पुत्र के माध्यम से कुबाचा संधि का प्रयास करता है, लेकिन इल्तुतमिश जो है वो कहता है कि भाई बिना शर्त नासरुद्दीन कुबाचा मेरे सामने यदि आत्मसमर्पण करे तो कुछ सोचा जा सकता है। कुबाचा को इस बात का भय था कि इल्तुतमिश मेरी हत्या कर देगा। इस भय से नासरुद्दीन कुबाचा जो है वो सिंधु नदी में कूद जाता है, और सिंधु नदी में कूदने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से उत्तर पश्चिम की जो समस्या थी वो इल्तुतमिश के लिए समाप्त हो गई। फिर
पूर्व की तरफ बंगाल भी एक बड़ी समस्या रहा इल्तुतमिश के लिए, और इल्तुतमिश प्रारंभ से ही बंगाल की तरफ ध्यान देना चाहता था, लेकिन कभी यल्दौज की समस्या, कभी मंगोलों की समस्या, कभी कुबाचा की समस्या, कुछ राजपूत राज्यों से भी युद्ध रही, इसके कारण वो बंगाल की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। और हम देखते हैं कि बंगाल जो है दिल्ली सल्तनत से काफ़ी दूर था, इसके कारण बंगाल हमेशा दिल्ली सल्तनत के लिए समस्या बना रहा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय यहाँ अली मर्दान ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। अली मर्दान को हिसामुद्दीन एवाज के द्वारा मार दिया गया, और एवाज जो है वो भी यहाँ एक स्वतंत्र शासक के समान व्यवहार करता है। तो इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को भेजा। नासिरुद्दीन महमूद ने एवाज को पराजित किया, और पराजित करके जब ये वापस लौटता है तब पुनः ये स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इसी दौरान महमूद की मृत्यु हो जाती है। तब इल्तुतमिश स्वयं सेना लेकर के आता है, और 1230-31 में बंगाल जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा जीत लिया जाता है, और यहाँ इसने मलिक जानी नाम के व्यक्ति को सूबेदार बना दिया। अब जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश को कुछ राजपूत राज्यों से भी समस्या रही, और इस समस्या की निजात के लिए इसने कई जो राजपूत राज्य थे उस समय के, उनको इसने जीता। 1226 में रणथंबोर की इसने विजय की। 1227 में आप देखें कि ये मेवाड़ के विरुद्ध अभियान करता है, और उस समय मेवाड़ के जो शासक थे वो थे जेतर सिंह, और जेतर सिंह जो हैं इनके ऊपर जब इल्तुतमिश आक्रमण करता है, दोनों के बीच में भूताला नाम का युद्ध लड़ा जाता है, और इस युद्ध में जेतर सिंह के सेनापति बालक और मदन थे, और बालक और मदन बहुत ही वीरता के साथ लड़ाई लड़ते हैं, और ये इल्तुतमिश को पराजित कर देते हैं भूताला के युद्ध में। फिर 1230 में जालोर, अजमेर, बयाना का जो क्षेत्र है ये जीत लिया जाता है। 1231 में ये ग्वालियर को विजय करने के लिए अभियान करता है, और यहाँ के शासक थे मंगलदेव ग्वालियर के मजबूत दुर्ग की सहायता से काफ़ी मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं, और लगभग इन्होंने 1 वर्ष तक यहाँ प्रतिरोध किया था। फिर 1232 के आसपास जो ग्वालियर है वो जीत लिया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा, और इसी विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को इसने अपना उत्तराधिकारी बनाया। और अब देखें कि मध्यकाल में ये बहुत बड़ी घटना है कि जब किसी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी बनाया गया। और यहाँ जो इल्तुतमिश है इसने ईरानी परंपराओं का प्रयोग किया, और वंशानुगत राजतंत्र की इसने नींव डाली थी, और रजिया का नाम इसने सिक्कों पर भी खुदवाया था। अब 1231 के बाद यदि देखें तो 1234-35 में भिलसा व उज्जैन जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में क्षेत्र हैं, यहाँ का इसने अभियान किया, और इसी अभियान में इसने कई मंदिरों को भी जो भी वर्तमान मध्य प्रदेश के कई मंदिरों को भी इसने लूटा था। 1235 में इसने बामियान का अभियान किया था, और इसी अभियान में ये घायल हो जाता है, और 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश को डॉक्टर के निज़ामी जो हैं वो इल्तुतमिश के बारे में लिखते हैं कि ऐबक ने दिल्ली की सिर्फ रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था, एक शासक वर्ग प्रदान किया था इल्तुतमिश ने। और इसी कारण दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या दिल्ली में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक जो संस्थापक है वो इल्तुतमिश को माना जाता है।
अब इल्तुतमिश है जो दिल्ली का प्रथम वेद सुल्तान माना जाता है। वेद या वेलिड का मतलब यह है कि इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश को ज़्यादा समय नहीं मिला था। इसके कारण उस समय जितने भी मुस्लिम राज्य हुआ करते थे उन्हें खलीफा से अनुमति लेनी होती थी। खलीफा जो है वो मुस्लिम या इस्लाम सत्ता में सर्वोच्च जो पद हुआ करता था या सबसे बड़ा जो धर्मगुरु हुआ करता था वो खलीफा था। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में खलीफा से मान्यता ली और ये खलीफा थे बगदाद के और इनका नाम था अल इमाम मुस्तसिर। इनसे इन्होंने वेद्यता प्रदान की और इनके द्वारा इन्हें नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि भी दी गई थी। और दूसरा, मध्यकाल में या सल्तनत काल में दिल्ली को भी सबसे पहले यही अपनी राजधानी बनाते हैं और इसे हजरत दिल्ली या विद्वानों की दिल्ली कहा गया था। और इन्होंने अपने जीवन काल में ही अपना जो उत्तराधिकारी है वो रजिया को बना करके जो दिल्ली सल्तनत है उसको स्थायित्व इन्होंने प्रदान किया था।